जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर के 5 आतंकी ढेर, तलाशी अभियान जारी। डोडा के बाद अब राजौरी में वाहन खाई में गिरा, 2 लोगों की मौत, 6 घायल। पीएम मोदी की अपील, पश्चिम एशिया में हुई घटनाओं से उभर रही नई चुनौतियां, हमारा एकजुट रहना जरूरी। और बंगाल की खाड़ी में बन रहा गहरे दबाव चक्रवर्ती तूफान, मिथिली में बदला, कई जगह होगी भारी बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं देश प्रदेश की खबरों के साथ। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की खबर की, तो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुक्रवार दूसरे दिन भी जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ स्थल पर 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी चल रहा है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुलगाम जिले के समनू गांव में कुछ आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद पुलिस सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने वीरवार दोपहर आतंकियों की मौजूदगी वाले गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। शाम करीब 4 बजे छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग के बाद से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। रुक रुक कर हो रही फायरिंग के बाद सुरक्षा बल इलाके में घर-घर तलाशी अभियान चला रहे हैं। गिरे हुए आतंकी भागने न पाए, इसलिए गांव के सभी प्रवेश व निकासी के रास्ते सील कर दिए गए। शुक्रवार को दूसरे दिन सुबह फिर गोलीबारी शुरू हुई। आईजीपी कश्मीर वी.के. बिर्दी ने कहा कि सुरक्षा बलों को कुलगाम में कुछ आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में एक खुफिया इनपुट मिला था। तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी ने एक घर से गोलाबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादी मारे गए हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में मुठभेड़ में बुधवार को मारे गए 2 पाकिस्तानी दहशतगर्दों में लश्कर-ए-तैयबा के लॉन्चिंग कमांडर बशीर भी शामिल थे। वह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थी आतंकवाद को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभा रहा था। उत्तर में लीपा घाटी से लेकर दक्षिण में राजौरी के साथ लगते पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों को तैयार कर लगातार घुसपैठ कराए जा रहे हैं। बशीर ने घुसपैठ की कई कोशिशों को अंजाम देकर जम्मू कश्मीर में भारी नुकसान पहुंचाया है। सेना के अनुसार उसका मारा जाना नियंत्रण रेखा के उस पार आतंकी नेटवर्क को एक बड़ा झटका है। सेना की 8 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग अफसर कर्नल राघव कृष्णन ने मीडिया को ऑपरेशन काली के बारे में बताया कि 15 नवंबर को उड़ी सेक्टर में एलओसी के पास सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन काली शुरू किया। इसमें आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। कर्नल राघव ने कहा कि उड़ी सेक्टर में एक ही क्षेत्र के माध्यम से बार बार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान इस पार आतंकी भेजकर जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की नापाक कोशिशें कर रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल लगातार नियंत्रण रेखा पर मजबूत सुरक्षा ग्रिड के साथ कड़ी सतर्कता बरत रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सेना घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम कर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। बात करें प्रदेश की दूसरी खबर की, तो जम्मू संभाग के जिला राजौरी में सड़क हादसा हो गया है। राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में एक सुमो वाहन खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि यहां 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। हादसे का पता चलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पुलिस को भी सूचित किया गया है। इससे पहले बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे डोडा के असर इलाके में बस हादसा हो गया था। करीब 12 बजे डोडा के असर इलाके में बस हादसा हुआ, जिसमें किश्तवाड़ से जम्मू आ रही सवारियों से भरी बस 30 फुट नीचे पुराने जम्मू किश्तवाड़ हाईवे की सड़क पर गिर गई। ये जम्मू कश्मीर में अब तक के सबसे बड़ा सड़क हादसा माना जा रहा है। इसमें 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 घायल हो गए।
घायलों में 4 की हालत अभी गंभीर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2 लाख तथा घायलों को 50,000 रुपए सहायता देने की घोषणा की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5 लाख तथा घायलों को 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इससे पहले 2019 में किश्तवाड़ के संगवरी इलाके में मिनी बस के खाई में गिरने से 35 की मौत व 17 घायल हो गए थे। बात करें अब देश की, तो G20 की मेजबानी के बाद भारत की कूटनीति में ग्लोबल साउथ समिट काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक ग्लोबल केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका नाम दक्षिण रखा गया है। पीएम ने बताया कि इस केंद्र का प्रस्ताव उन्होंने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के पहले चरण यानी जनवरी में रखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र में कहा, मैंने पहले सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। मुझे खुशी है कि दक्षिण विकास और ज्ञान साझा करने की पहल ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आज उद्घाटन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। भौगोलिक रूप से ग्लोबल साउथ हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से आवाज पहली बार मिल रही है। ये हमारे साझे प्रयासों से हो पाया है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारा प्राथमिकताएं समान हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली, तब हमने इसमें ग्लोबल साउथ के देशों की आवाजों को आगे बढ़ाना अपनी प्राथमिकता मानी। इसके साथ ही भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम सभी देश रह रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही है। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। हमें संयम भी बरता है। हमने बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया है। हम इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में नागरिकों की मौत की भी कड़ी निंदा करते हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से बात करने के बाद हमने फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भी भेजी है। ये वह समय है जब ग्लोबल साउथ के देशों को व्यापक वैश्विक भलाई के लिए एकजुट होना होगा। अब बात करें देश के मौसम की और आज की आखिरी खबर की, तो बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव शुक्रवार को चक्रवाती तूफान में बदल गया और अब ये सुंदरबन से होते हुए बांग्लादेश के तट से टकराएगा। इस चक्रवाती तूफान के असर से भारत में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। जब ये चक्रवाती तूफान बांग्लादेश के तट से टकराएगा तो उस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भारतीय मौसम विभाग ने ये जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि इनके अनुसार चक्रवाती तूफान मिदली 17 नवंबर की रात या फिर 18 नवंबर की सुबह बांग्लादेश के तट से टकराएगा। इस तूफान का केंद्र बांग्लादेश की खाड़ी में ओडिशा से 190 किलोमीटर पूर्व की तरफ, पश्चिम बंगाल से दक्षिण पूर्व की तरफ से 200 किलोमीटर और बांग्लादेश से 220 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ है। चक्रवाती तूफान उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है और बांग्लादेश के खोपीपारा के नजदीक ही ये तूफान तट से टकराएगा। बता दें कि इस तूफान का नाम मिदली मालदीव द्वारा दिया गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफानों से प्रभावित देश चक्रवाती तूफानों का नामकरण करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान मिदली से ओडिशा में ज्यादा असर नहीं होगा और ये ओडिशा के तट से ऊपर से गुजर जाएगा। हालांकि तूफान के असर से ओडिशा के केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है।
ओडिशा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर ने सभी जिला कलेक्टरों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। चक्रवाती तूफान के चलते बंगाल के दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर और कोलकाता में भारी बारिश हो सकती है। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।